India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में द केरला स्टोरी बैन होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया गया। पूछा, जब पूरे देश में फिल्म चल रही है तो बंगाल में बैन क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गुजरात के 68 जजों की पदोन्नति पर रोक। राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज का भी नाम है शामिल। रोक के बाद अब नए सिरे से जजों का चयन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के विदाई समारोह में सीजेआई चंद्रचूड़ और एससीबीए के पदाधिकारी हुए शरीक। एससीबीए उपाध्यक्ष प्रदीप राय ने कहा, बहुत याद किए जाएंगे जस्टिस माहेश्वरी। रविवार को सुप्रीम कोर्ट से होंगे रिटायर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को मिली 14 दिनों की जमानत। अभी भी गिरफ्तारी का है खतरा। पूरे देश में 121 मामले दर्ज। पाक कैबिनेट ने इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की। India Legal presents Courts Roundup. पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्य सरकारों द केरला स्टोरी बैन होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु सरकारों को नोटिस जारी किया है। सीजेआई ने पूछा है कि जब पूरे देश में फिल्म चल रही है तो पश्चिम बंगाल में बैन क्यों है? बंगाल सरकार ने फिल्म रिलीज से कानून व्यवस्था खराब होने का दावा किया है। द केरल स्टोरी के निर्माता पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर रोक लगा दी है और उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले के एक मामले में दोषी करार देने वाले सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुख भाई वर्मा भी शामिल हैं। पीठ ने आगे कहा कि हम पदोन्नति सूची के कार्यान्वयन पर रोक लगाते हैं, संबंधित पदोन्नतियों को उनके मूल पद पर भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों न्यायिक अधिकारियों की याचिका पर 13 अप्रैल को गुजरात सरकार और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया था। शीर्ष अदालत ने मामला लंबित होने के बावजूद न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन का फैसला करने और इस संबंध में 18 अप्रैल को आदेश पारित करने को लेकर आलोचना की थी। गुजरात के 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इन जजों की सूची में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा सुनाने वाले जज हरीश वर्मा का भी नाम शामिल है। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने जजों को प्रमोशन दिया था। इसके बाद गुजरात सरकार ने इन जजों की नियुक्ति का ऑर्डर भी जारी कर दिया था। प्रमोशन प्रक्रिया में कम अंकों वाले जजों के चयन पर गुजरात के 2 जुडिशियल अफसर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और हाई कोर्ट की तरफ से अपनाए गए तरीके पर आपत्ति जताई थी। इस मामले में 8 मई को आखिरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को अपने अंतरिम फैसले में सभी जजों के प्रमोशन पर रोक लगाने का फैसला किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कौन सी असाधारण हड़बड़ी थी कि राज्य सरकार पदोन्नति की अधिसूचना जारी करने के लिए 10 दिन इंतजार नहीं कर सकी। क्या आपका सचिव कानून से ऊपर है? यह और कुछ नहीं बल्कि इस अदालत और वर्तमान कार्यवाही को खत्म करने का प्रयास है। हम इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। हम किसी का भी करियर खत्म कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को कभी भी ओवर रीच करने की कोशिश न करें। 68 जजों के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अब नए सिरे से जजों का चयन किया जाएगा। ऐसे में जजों के प्रमोशन और नियुक्ति अब अमान्य माने जाएंगे। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट जब फिर जजों की सूची बनाएगा तो किस नियम से लिस्ट तैयार होती है। जानकार बता रहे हैं और अगर नई लिस्ट में मेरिट और सीनियोरिटी पर बनी तो इस लिस्ट में कम से कम 10 जजों के नाम बाहर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिन जजों के प्रमोशन लिस्ट पर रोक लगाई है उनमें मानहानि के केस में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को समन करने वाले जज जयेश एल चोटिया का नाम भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गुजरात हाई कोर्ट और राज्य सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस C.G. रवि कुमार ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार ने याचिका के लंबित रहने के दौरान जजों के ट्रांसफर को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। इसके बाद अदालत ने नोटिस जारी किया। हम हाई कोर्ट की प्रमोशन की सिफारिश और सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है जजों का पदोन्नति मेरिट और सीनियोरिटी के सिद्धांत के साथ परीक्षा को पास करने पर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है जजों की पदोन्नति मेरिट और सीनियोरिटी के सिद्धांत के साथ परीक्षा को पास करने पर होनी चाहिए। जस्टिस शाह ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट और सरकार नोटिफिकेशन गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि यह अंतरिम आदेश है। जस्टिस शाह 15 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश की तरफ से जो जज नामित होंगे वो आगे इस मामले की सुनवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट पदनाम के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया साल में कम से कम एक बार तो होनी ही चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गुप्त मतदान का तरीका अपवाद होना चाहिए, न कि नियम। कानूनी पेशे को अब पारिवारिक पेशा नहीं माना जाता है। अधिकांश न्यायाधिकरणों में पेश होने वाले वकीलों पर भी विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए अपनाए गए साक्षात्कार मानदंड को बरकरार रखा है, लेकिन प्रकाशन की संख्या के लिए मानदंड के रूप में दिए गए बिंदुओं को हटा दिया गया है। जस्टिस संजय किशन कौल, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और अरविंद कुमार की पीठ ने यह फैसला सुनाया कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर गाउन प्रदान करने के लिए न्यायाधीशों द्वारा मतदान गुप्त मतदान द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सीनियर
गाउन के लिए लंबित आवेदनों पर आज के फैसले में शीर्ष अदालत के संशोधित निर्देशों के अनुसार विचार किया जाए। आवेदनों में संशोधन करने की भी स्वतंत्रता दी गई थी। ये फैसला वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के दिशा निर्देशों पर फिर से विचार करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर आया है। पीठ ने इस साल 16 मार्च को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इन याचिकाओं में 2017 की इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस में निर्धारित सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन को विनियमित करने वाले दिशा निर्देशों में संशोधन की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि गुप्त मतदान का तरीका अपवाद होना चाहिए, न कि नियम। गुप्त मतदान का सहारा लेने से हाईकोर्ट की स्थायी समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अगर गुप्त मतदान का सहारा लिया जाता है तो विशेष कारण निर्दिष्ट किए जाने चाहिए। बेंच ने जोर देते हुए कहा कि सीनियर डेजिग्नेशन प्रदान किया जाना एक सम्मान है। कट ऑफ मार्क्स के संबंध में खंडपीठ ने कहा कि कट ऑफ मार्क्स को पहले से निर्धारित करना मुश्किल है। कोर्ट ने कहा कि प्रकाशनों के लिए दिए जाने वाले अंकों के संबंध में खंडपीठ ने कहा कि स्थायी समिति उस पत्रिका की गुणवत्ता का विश्लेषण कर सकती है जिसमें लेख प्रकाशित हुआ है। खंडपीठ ने प्रकाशनों के लिए अंक के रूप में 5 अंक निर्धारित किए हैं। खंडपीठ ने व्यक्तिगत साक्षात्कार के मानदंड को भी बरकरार रखा और उसके लिए 25 अंक रखे। इसने सीनियर डेजिग्नेशन में विविधता सुनिश्चित करने और महिलाओं और पहली पीढ़ी के वकीलों को प्रतिनिधित्व देने के महत्व को भी रेखांकित किया। खंडपीठ ने कहा, कानूनी पेशे को अब पारिवारिक पेशा नहीं माना जाता है। अधिकांश न्यायाधिकरणों में पेश होने वाले वकीलों पर भी विचार किया जाना चाहिए। जस्टिस कौल इस बात से सहमत थे कि साल में 2 बार आवेदन आमंत्रित करना थोड़ा बहुत महत्वाकांक्षी हो सकता है। दूसरी ओर उन्होंने वकालत की कि प्रक्रिया हर साल आयोजित की जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। एसीबीए के उपाध्यक्ष प्रदीप राय ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। He has recently, on the e-filing, registry used to charge 4 rupees per page. That has been waived. 4 rupee doesn't matter, but incentive with this. And we also, while lightly we said that even the first 2 matters notice may be issued. That may not happen, but ultimately some advantage is there. Lordship is going to save environment by this and so many other things. Whatever demands are there of our bar, if you go and request politely, it is going to be fulfilled. And that shows that Lordship cares for us. Lordship, you are guardian. If somebody has said something which you did not like, you can call them and you can scold them privately. And I request, sir, that next time, even if you see somebody does something, you should not avoid playing cricket match. पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से अल-कादिर केस समेत सभी मामलों में 2 हफ्ते के लिए जमानत मिल गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई तक इमरान खान की किसी भी नए मामले में गिरफ्तारी नहीं होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए 14 दिनों की जमानत दे दी है। इमरान खान अल कादिर ट्रस्ट मामले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अग्रिम जमानत के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष पेश हुए। इमरान खान को अगर अन्य मामलों में शुक्रवार को बेल नहीं मिली तो फिर से गिरफ्तार हो सकते हैं। पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी ने कहा कि हाईकोर्ट ने एक मामले में जमानत दी है, लेकिन अभी अन्य मामले बाकी हैं। इमरान खान के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच कर रही संयुक्त टीम ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है। पिछले साल अप्रैल में सत्ता से हटाए गए इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह, ईश निंदा, हिंसा भड़काने और आतंकवाद समेत 121 मामले पूरे देश में दर्ज हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई थी। शुक्रवार को अदालत परिसर के अंदर और बाहर सैकड़ों हथियारबंद पुलिसकर्मी और अर्ध सैनिक बल तैनात थे। पाकिस्तान की कैबिनेट ने देश में तत्काल इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की। इस संबंध में पीएम शहबाज घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले इमरान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को खुलेआम चेतावनी दी थी। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुझसे डरते हैं। देश भर में हिंसा के लिए जनरल मुनीर जिम्मेदार हैं।
उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी नहीं बल्कि अपहरण है। इमरान खान ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया तो देश भर में तबाही आ जाएगी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी थी। कड़ी सुरक्षा के बीच इमरान खान स्थानीय समय अनुसार सुबह 11:30 पर अदालत पहुंचे और बायोमेट्रिक पहचान प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताएं पूरी की। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान समर्थकों के भारी हिंसा के बाद पीटीआई नेता का उत्साह कई गुना बढ़ा दिखाई दे रहा है। इमरान खान पर अल कादिर ट्रस्ट मामले में धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज है। ये पूरा विवाद अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। आरोप है कि दान की गई जमीन के दस्तावेज में हेरफेर किया गया। यूनिवर्सिटी के लिए इमरान और उनकी बीवी ने जमीन को गैर कानूनी तरीके से हड़प लिया और दोनों ने पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स मलिक रियाज को गिरफ्तारी के नाम पर धमकाकर अरबों रुपए की जमीन अपने नाम पर करा ली। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। राज्यपाल का सरकार बनाने में अहम रोल रहता है। गुरुवार के महाराष्ट्र संकट फैसले में राज्यपाल पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि सरकार बनाने में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है। महाराष्ट्र शिवसेना वर्सेस शिवसेना केस की जजमेंट सुनाते हुए सीजेआई ने बुधवार को कहा कि राज्यपालों से पार्टियों के बीच गठबंधन बनाने के राजनीतिक क्षेत्र में उतरने की उम्मीद नहीं की जाती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स। पॉलिटिकल क्राइसिस के टाइम सरकार बनाने में राज्यपाल की भूमिका स्थिरता बनाए रखने और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बनाए रखने में इम्पोर्टेंट होती है। ऐसी सिचुएशन में जहां पॉलिटिकल क्राइसिस या माइनॉरिटी गवर्नेंस होती है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति और राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी लेता है। राज्यपाल एक मीडिएटर के रूप में काम करता है, अलग अलग राजनीतिक दलों को हितों को संतुलित करता है और ये सुनिश्चित करता है कि गठित सरकार राज्य के हित में है। इसके अलावा राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने और स्थिति की मांग होने पर नए सिरे से चुनाव करने की शक्ति भी होती है। इसी तरह राज्यपाल संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा करते हुए पॉलिटिकल क्राइसिस के समय सिचुएशन को संभालता है। चलिए, कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.